Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome all of you on the behalf of Apex Group of Colleges. Dear students, I am Professor Muhammad Bilal, Head of Commerce Department, Deska Campus. Dear students, in today's lecture of Principles of Banking, we are going to discuss chapter number 2, that is Commercial Bank, and the topic will be Definition of Commercial Bank and its Functions. तो लेक्चर नंबर 8 के अंदर डियर स्टूडेंट हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है तजारती बैंक की तारीफ और उसके फ़राइज़। डियर स्टूडेंट, तजारती बैंक जो है, कमर्शियल बैंक जो है, वो एक ऐसा इदारा होता है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि पैसे का कारोबार करती है। ये लोगों से उनकी जो बचतें होती हैं उनको बतौर अमानत अपने पास जमा करता है और ज़रूरतमंद अफराद को वो रकम बतौर कर्ज जो है वो फ्राहम करता है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का जो बुनियादी मकसद है वो है प्रॉफिट अर्निंग। इसका मतलब ये है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का, बैंक का जो बुनियादी मकसद है वो है मुनाफा कमाना। ये जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं, तजारती बैंक्स होते हैं, ये आम लोगों के साथ साथ जो हुकूमत होती है उनको भी बैंकिंग सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं। किसी भी मुल्क के अंदर जो हमारी इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड होती है उसको जो है वो परवान चढ़ाने में और उसकी तरक्की के अंदर जो है वो कमर्शियल बैंक्स का एक बड़ा अहम किरदार होता है। इसी तरह से किसी भी मुल्क के अंदर जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होती है उसमें भी हमारे कमर्शियल बैंक्स का एक बड़ा अहम किरदार है। आमतौर पर जो हमारे कमर्शियल बैंक्स होते हैं ये सारे के सारे फहरिस्ती या स्केजुअल्ड होते हैं और हमारे मुल्क के अंदर आमतौर पर जो कमर्शियल बैंक्स हैं इनको बैंकिंग पार्टनरशिप या जॉइंट स्टॉक कंपनी की सूरत में जो है वो कायम किया जाता है। और इन बैंकों का जो बुनियादी मकसद है वो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मुनाफा कमाना है। आमतौर पर ये जो बैंक होते हैं अपने ग्राहकों से मुख्तलिफ अकाउंट्स के अंदर जो है वो बतौर अमानत जो है वो रकम वसूल करते हैं और मुख्तलिफ तरह के जो लोन्स होते हैं, कर्जे होते हैं, वो आम आवाम को जो है वो फ्राहम करते हैं। तो इस तरह से ये आम आवाम और ख़ास तौर पर जो लोग तजारत पेशा होते हैं उनके लिए बहुत सी जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग जो है वो इसकी कुछ तजारती बैंक जो है इसकी कुछ कॉमन डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो है बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस के मुताबिक। तो बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस के मुताबिक जो डेफिनेशन है इसका मतलब ये है कि बैंक जो है कोई ऐसा इदारा, शख्स या कंपनी है जो कर्ज देने या सरमाया कारी की खातर जो है वो आम आवाम से रकम कबूल करते हैं और जो बाद में वाजिबुल अदा होती है। और उसको वाजिबुल अदा कैसे होगी? चेक या ड्राफ्ट की सूरत में ये रकम वापस की जाएगी। इसके बाद सेकंड डेफिनेशन है प्रोफेसर जी क्राउथर के मुताबिक। और प्रोफेसर जी क्राउथर जो है वो क्या कहते हैं कि तजारती बैंक जो है वो एक ऐसा इदारा है जो अपने और दूसरों के कर्ज का कारोबार करता है। ये उन लोगों से कर्ज लेता है जिनके पास उनकी ज़रूरत से ज़्यादा पैसा है और आगे ज़रूरतमंद लोगों को कर्ज देता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर तजारती बैंक की जो दूसरी डेफिनेशन है वो भी उसी तरह से है कि ये ऐसे लोगों से जो है वो बतौर रकम कर्ज लेता है जिनके पास जो है वो उनकी ज़रूरत से पैसा ज़्यादा है और फिर आगे उस रकम को बतौर कर्ज उन लोगों को फ्राहम कर देता है जो कि ज़रूरतमंद होते हैं। इसके बाद तीसरी जो डेफिनेशन है वो प्रोफेसर गिलबर्ट के मुताबिक है। और प्रोफेसर गिलबर्ट का कहते हैं, वो कहते हैं एक बैंकार जो है वो सरमाए का या ज़्यादा बेहतर तौर पर ज़र का लेन देन करता है, मतलब वो पैसे का लेन देन करता है। ये कर्जदारों और मकरूज़ों के दरमियान राब्ते या फ़रीक के तौर पर जो है वो काम करता है और ये एक फ़रीक से कर्ज लेकर दूसरे फ़रीक को जो है वो कर्ज देता है। ठीक है जी। तो बुनियादी तौर पर जो हमारा तजारती बैंक है इनकी जो सबसे बुनियादी आप लोग डेफिनेशन की बात करें तो वो जो है इनके सबसे बुनियादी खिदमत पर बेस कर रही है और सबसे बुनियादी सर्विस पर बेस कर रही है कि जिसमें ये अवाम जिनके पास रकम ज़रूरत से ज़ायद होती है उनसे बतौर कर्ज लेता है और ज़रूरतमंदों को जो है वो रकम बतौर कर्ज फ्राहम करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द वेरी सिंपल डेफिनेशंस ऑफ कमर्शियल बैंक। यू कैन रीड आउट, आपको बाआसानी जो है वो इसकी समझ आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास जो है वो नेक्स्ट अगर हम लोग मूव करें तो वो है फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। तजारती जो बैंक है उसके जो फ़राइज़ हैं, तो तजारती बैंक जो है वो मुख्तलिफ तरह के फ़राइज़ सर अंजाम देता है जिसमें उसके जो फ़राइज़ हैं उनको दो बुनियादी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। दो बेसिक उसकी जो है वो कैटेगरीज हैं जिसमें फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड प्राइमरी फंक्शंस एंड द सेकंड वन इज़ कॉल्ड सेकेंडरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शन से मुराद होती है कोई भी
जो उसका बुनियादी काम है जो असल में उसने करना है। और उसके बाद जो सेकेंडरी फंक्शंस होते हैं ये कह लेंगे बुनियादी फ़राइज़ के साथ साथ जो अदर कह लेंगे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, अदर आप लोगों को जो है वो मुख्तलिफ तरह की सहूलियात फ्राहम करते हैं, वो आपके आम फ़राइज़ के अंदर आती हैं। अब सबसे अगर फर्स्ट वन हम डिस्कस करें तो वो हमारे पास इसके बुनियादी फ़राइज़ हैं। तो बुनियादी फ़राइज़ के अंदर जो बैंक है उसका जो सबसे बड़ा कह लें कि फ़र्ज़ या उसकी जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है अमानतों की वसूली, रिसीविंग ऑफ डिपॉजिट्स। हमारा जो तजारती बैंक होता है वो आम आवाम से जो जायद उनके पास रकम होती है उनकी ज़रूरत से उसको बतौर कर्ज जो है वो फ्राहम करता है। तो वो बेसिकली बैंक की नज़र से उसका डिपॉजिट है कि जो लोग बैंक में रकम जमा करवाते हैं। अब लोग जो बैंक में रकम जमा करवा सकते हैं उसमें जो बैंक है वो आपको मुख्तलिफ तरह के अकाउंट्स की सहूलतें जो है वो ऑफ़र करता है ताकि आप लोग जो है वो उन अकाउंट्स में जो है वो अपने पैसे जमा करवा सकें। उसमें पहला जो होता है वो फ़िक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट होता है जिसको हम लोग जो है वो मियादी खाता कहते हैं। तो फ़िक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट बुनियादी तौर पे ऐसा अकाउंट होता है जिसमें रकम जो होती है वो एक ख़ास मुद्दत के लिए जमा करवाई जाती है और उस मुद्दत का तयन जो होता है वो खाता या अकाउंट ओपन करने से पहले ही उस मुद्दत का तयन कर लिया जाता है। और आमतौर पर जब तक वो मुद्दत मुकम्मल नहीं होती आप उस अकाउंट से रकम नहीं निकलवा सकते। आम और बैंक जो होता है वो फिक्स डिपॉजिट पर सबसे ज़्यादा जो है वो आपको प्रॉफिट अदा करता है। अब इसका जो अगर नाम से भी जाहिर हो रहा है फिक्स्ड डिपॉजिट है तो जब जितनी देर के लिए वो मुद्दत का तयन होगा उतनी देर तक जो है आपकी रकम वहाँ पे फिक्स्ड जो है वो डिपॉजिट के तौर पर बैंक में रहेगी और बैंक जो है ऐसे अकाउंट पर सबसे ज़्यादा जो है वो आपको प्रॉफिट प्रोवाइड करता है। उसके बाद हमारे पास सेकंड जो कैटेगरी आ जाती है उसको हम करंट अकाउंट कहते हैं जिसको हम जारी खाता या चिल्लत खाता जो है वो कॉल करते हैं। तो जो हमारा करंट अकाउंट है इसमें जो है वो बैंक में किसी भी वक्त रकम जमा करवाई जा सकती है और किसी भी वक्त बैंक से जो है वो रकम निकलवाई जा सकती है। इसमें कोई लिमिट नहीं होती टाइम की। इसमें जो है वो कोई आप लोगों पर इस तरह से लिमिट नहीं होती कि आपने एक दिन में कितनी रकम निकलवानी है या कितनी डिपॉजिट करवानी है। तो आमतौर पर ये जो करंट अकाउंट होता है ये जो लोग बिजनेसमैन होते हैं उनके लिए जो है वो सूटेबल होता है। और ऐसे अकाउंट पर बैंक जो है वो आपको प्रॉफिट अदा नहीं करता और इसमें जो है वो हमारे यहाँ पे जो बिजनेसमैन होते हैं वो ऐसे अकाउंट्स को प्रेफर करते हैं। उसके बाद हमारे पास तीसरी कैटेगरी आ जाती है सेविंग अकाउंट जिसको हम बचत का खाता कहते हैं। तो आमतौर पर जो कम आमदनी वाले लोग होते हैं या जो तनख्वाहदार लोग होते हैं ये उनके लिए जो है वो सूटेबल होता है और आमतौर पर ऐसे अकाउंट जो है वो हम लोग बचत करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इनको ओपन करते हैं सो दैट कि हमारे डेली या जो माहाना आमदन है उसमें से हम कुछ रकम जो है वो महफूज करके बचा कर जो है वो हम जमा करवा सकें। इसमें जो है वो बैंक आमतौर पर कम जो है वो आपको प्रॉफिट प्रोवाइड करता है और इसमें जो है वो रकम जमा करवाने पे पाबंदी नहीं होती लेकिन रकम निकलवाने पर जो है वो कुछ लिमिट्स होती हैं जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आ जाती है जिसको हम लोग कहते हैं फॉरेन करेंसी अकाउंट। अब ये जो फॉरेन करेंसी अकाउंट है इसमें बुनियादी तौर पर आप अपने मुल्क की करेंसी के अलावा किसी गैर मुल्की करेंसी में जो है वो आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और तजारती बैंक जो हैं ये आमतौर पर इनकी जो कुछ मखसूस शाखें होती हैं वहाँ पर ये अकाउंट्स जो है वो ओपन होते हैं। और ये जो आपके गैर मुल्की करेंसी के अकाउंट्स होते हैं फॉरेन करेंसी अकाउंट्स होते हैं ये आपके सेविंग भी हो सकते हैं, ये आपके फिक्स डिपॉजिट्स भी हो सकते हैं और ये आपके करंट की सूरत में भी खोले जा सकते हैं। ऐसे अकाउंट्स पर बैंक जो है वो ज़कात और टैक्स नहीं लेता। तो डियर स्टूडेंट ये जो है वो बैंक के बुनियादी फ़राइज़ में से पहला जो है वो आप उसका फंक्शन कह सकते हैं जिसको हम कहते हैं रिसीविंग ऑफ डिपॉजिट्स। इसी से रिलेटेड हम लोग सेकंड जो है वो डिस्कस करेंगे जो कि एडवांसिंग लोन्स है। और एडवांसिंग लोन्स से मुराद ये है कि बैंक जो है वो जो लोगों से उसने बतौर कर्ज रकम ली है उसको बैंक जो है वो आगे ज़रूरतमंद लोगों को जो है वो कर्ज फ्राहम करता है। अब उसमें बैंक जो है वो आपको मुख्तलिफ तरह से जो है वो आपको कर्ज फ्राहम करता है। एक उसके अंदर जो सबसे पहले आ जाती है वो है आपकी ओवरड्राफ्ट के ज़रिए जिसको हम लोग ओवरड्राफ्ट या बाय ओवरड्राफ्ट कहते हैं। अब इसमें बाय ओवरड्राफ्ट जो है ये आमतौर पर बैंक अपने करंट अकाउंट होल्डर्स को जो है ये सहूलत फ्राहम करता है और इसमें जो है वो आपके अकाउंट के अंदर जितनी रकम मौजूद है आप उससे ज़ायद जो है वो बैंक से निकलवा सकते हैं। इस पर जो है वो बैंक ज़ायद जो रकम आप निकलवाते हैं बैंक उस पर आपसे सूद वसूल करता है और इस तरह से जो है वो गाहक जो है वो अपनी वक्ती ज़रूरत को पूरा कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है जी कैश क्रेडिट है, इसको हम नकद कर्ज कहते हैं।
तो नकद कर्ज की सूरत में जो बैंक है वो ग्राहक के पहले से मौजूद जो उसका अकाउंट होता है उसमें रकम जमा कर देता है, और ये भी आमतौर पर जो सहूलत होती है ये खातादार जो करंट अकाउंट होल्डर होते हैं उनको जो है वो फ्राहम की जाती है, और इसमें से आप जितनी रकम निकलवा के इस्तेमाल करेंगे उस पर आपको सूद अदा करना होगा। उसके बाद है जी नेक्स्ट हमारे पास डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज आप लोगों ने अपनी आईकम पार्ट 1 के अकाउंटिंग के अंदर ये पूरा टॉपिक पढ़ा है कि हमारे पास जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है उसको हम लोग बैंक में जो है वो बेचकर जो है उसके बदले रकम हासिल कर सकते हैं। और बैंक जो है वो क्या करता है कि वो जब आप का बिल को डिस्काउंट करता है तो उसमें से कुछ रकम जो है वो कटौती कर लेता है, जिसको जो है वो डिस्काउंट कहा जाता है। इस तरह से भी बैंक आपको कर्ज फराहम करता है। उसके बाद है जी हमारे पास बाय मॉर्टगेज। तो बाय मॉर्टगेज ये होता है कि गिरवी या रहन के तौर पे कोई चीज़ या बतौर ज़मानत कोई चीज़ रख के उसके बदले कर्जा हासिल किया जाता है। तो ऐसे कर्जा जो हैं वो आमतौर पर तवील मुद्दत के लिए होते हैं, जिसमें हम अपनी कोई जायदाद जिसमें ज़मीन वगैरह जो है ज़ेवरात या इस तरह की कोई चीज़ जो है उसको गिरवी रख के कर्ज हासिल करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन आ जाती है उसको हम लोग कहते हैं बाय ओपनिंग लोन अकाउंट। तो आमतौर पर बैंक जो है वो रकम आपको कर्ज की जो है वो नकद अदा करने की बजाय आपके नाम का एक अकाउंट ओपन करता है और उसमें वो रकम जो है वो आपको मुंतकिल कर देता है, और इस सूरत में जो है वो रकम आप बैंक से ज़रूरत के तहत जो है वो चेक के ज़रिए निकलवा के उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें जितनी रकम आपके अकाउंट में मुंतकिल की जाएगी उतनी सारी रकम पर ही आपको जो है वो सूद अदा करना होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बैंक के जो बुनियादी फ़राइज़ हैं, बैंक के बुनियादी फ़राइज़ में आप लोगों ने देखा है कि बैंक जो है वो आम आवाम से जो है वो डिपॉजिट में रकम लेता है और फिर आगे लोगों को जो है वो कर्ज़ की सूरत में उसको फ्राहम करता है। इसके बाद जो है वो हमारे पास अगर हम लोग मूव करें तो हमारे पास इसके सेकेंडरी जो फंक्शंस हैं, इसके जो आम फ़राइज़ हैं, उसमें एक एजेंसी सर्विसेज आ जाती हैं और एक जो है वो यूटिलिटी सर्विसेज आ जाती हैं। एजेंसी सर्विसेज से मुराद ये होती है कि बैंक आपके नुमाइंदे के तौर पर जो है वो आपके लिए मुख्तलिफ़ तरह की खिदमात फ्राहम करता है। बैंक आपके लिए जो है वो आपके नुमाइंदे, आपके एजेंट के तौर पर जो है वो मुख्तलिफ आपके लिए सर्विसेज ऑफ़र करता है। उसमें सबसे पहली जो है वो आ जाती है कलेक्शन ऑफ चेक्स। तो कलेक्शन ऑफ चेक्स से मुराद ये है कि अगर आपको चेक जो है वो किसी दूसरे शहर या किसी दूसरे बैंक का मिला है तो वो चेक आप अपने बैंक में जमा करवाएं, तो बैंक जो है वो आपके उस चेक को उस मुतलका बैंक से उसकी रकम लेकर आपके अकाउंट में जो है वो जमा कर देगा। इसके बदले जो है वो बैंक आपसे कुछ रकम बतौर सर्विस चार्जेस लेता है। इसी तरह से जो है वो कलेक्शन ऑफ डिविडेंड्स है। तो कलेक्शन ऑफ डिविडेंड से मुराद ये है कि अगर आपने जो है वो किसी कंपनी के जो है वो शेयर्स खरीदे हुए हैं तो बैंक जो है वो उन शेयर्स पर जब कंपनी की तरफ से मुनाफा दिया जाता है तो वो मुनाफा वहाँ से कलेक्ट करके आपके अकाउंट में जो है वो मुंतकिल कर देता है। उसके बाद है जी परचेज़ एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी। तो आप लोग जो है वो सिक्योरिटी जो है ये सरमायाकारी के मुख्तलिफ ज़राए होते हैं, तो बैंक के थ्रू जो है वो आप लोग अपने लिए इस तरह की जो सिक्योरिटीज़ हैं उनको ख़रीद भी सकते हैं और उनको जो है वो आप बेच भी सकते हैं। इसके बाद जो है वो बैंक जो है वो आपके लिए एजेंट का किरदार अदा करता है। आपके नुमाइंदे के तौर पर जो है वो बैंक मुख्तलिफ़ जगहों पे आपके लिए मुख्तलिफ़ फ़ीसें अदा करता है या मुख्तलिफ़ जगहों पे आपके मुख्तलिफ़ जो अखराजात हैं उनको अदा करता है आपके बिहाफ पे। उसके बाद है जी स्टैंडिंग ऑर्डर्स। तो आपने बैंक को जो है वो अगर मुख्तलिफ कोई हदायत जारी की हैं, मिसाल के तौर पे आपने इंश्योरेंस करवाई और बैंक को हुक्म जारी किया है कि जी आप का बैंक जो है वो माहाना या सालाना बुनियादों पर आपके अकाउंट में से जो है वो रकम मुंतकिल कर दे, तो ऐसी सूरत में जो है वो बैंक आपके उस हुक्म की तामील करता है। उसके बाद है जी ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स। अगर आपने बैंक को जो है वो रकम मुंतकिल करने की हिदायत की है तो बैंक आपकी रकम को एक जगह से दूसरी जगह भी मुंतकिल कर देता है। इसी तरह से बैंक जो है वो आपके ट्रस्टी के तौर पर भी काम करता है। अगर आपने जो है वो किसी ख़ास मामले में बैंक को अपने ट्रस्टी मुकर्रर किया है तो बैंक उसकी फ़ीस वसूल करके वो आपके लिए ज़िम्मेदारी जो है वो अदा करता है। ये बैंक की तरफ से जो है वो एजेंसी सर्विसेज ऑफ़र की जाती हैं जिसमें बैंक आपके नुमाइंदे के तौर पर काम कर रहा होता है। इसी तरह से कुछ यूटिलिटी सर्विसेज हैं जिसमें बैंक जो है वो आपके लिए कुछ इजाफी जो है वो कह लें कि खिदमात जो है फ्राहम करता है, जिसमें सबसे पहला जो है वो है क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। तो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट से मुराद ये होती है कि बैंक जो है वो आपकी माली ज़रूरियात को पूरा करने के लिए और आपको माली सहूलत फ्राहम करने के लिए मुख्तलिफ़ आलात या मुख्तलिफ़ इंस्ट्रूमेंट जारी करता है। मिसाल के तौर पे बैंक की तरफ से आपको चेक बुक मिलती है जिसको आप अपने लेन देन में इस्तेमाल कर सकते हैं। बैंक आपके लिए हुंडी सफरी चेक जो ट्रैवलर चेक होते हैं और लेटर ऑफ क्रेडिट वगैरह जो है वो जारी करता है। इस तरह से इन इंस्ट्रूमेंट को आप अपने मुल्क के अंदर और गैर मुल्क के अंदर भी जाकर इस्तेमाल करके अपनी माली ज़रूरियात को जो है वो आप पूरा कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जो बैंक हमें सर्विस ऑफर करता है वो है फॉरेन एक्सचेंज की। तो बैंक जो है वो अपने कस्टमर के लिए गैर मुल्की करेंसी जो है उसकी ख़रीदो फ़रोख्त का भी काम करता है। अगर आपके पास जो है वो गैर मुल्की करेंसी है तो बैंक आपसे वो ख़रीद भी सकता है, और अगर आपको ज़रूरत है तो बैंक आपको गैर मुल्की करेंसी जो है वो मुहैया भी कर सकता है। उसके बाद है जी प्रीशियस आर्टिकल। तो प्रीशियस आर्टिकल का मतलब ये होता है कि जो कीमती अशिया होती हैं बैंक उनकी हिफाजत की खातर आपको लॉकर की सहूलत फ्राहम करता है, जिसके तहत जो है वो आप लोग अपने वो लॉकर जो है उसमें अपनी कीमती अशिया जो दस्तावेज़ात हैं या ज़ेवरात वगैरह हैं उनको वहाँ पे महफूज रख सकते हैं। उसके बाद है जी अंडर राइटिंग। तो अंडर राइटिंग बुनियादी तौर पर जो है वो बैंक मुख्तलिफ़ कंपनियों को जब वो कंपनियाँ अपने हिस्सेस जारी करती हैं तो उनको ज़मानत देता है कि अगर उसके हिस्सेस जो हैं वो लोगों ने ना ख़रीदे तो बैंक जो है वो ख़रीद लेगा। इस अमल को जो है वो अंडर राइटिंग कहा जाता है। उसके बाद जो है वो आर्बिट्रेटर है। आर्बिट्रेटर से मुराद ये होती है कि बैंक आपके लिए सालस का किरदार अदा करता है, और अगर कोई आपके कारोबारी लेन देन या मामलात में कोई इशू बन गया तो बैंक उसमें सालस का किरदार अदा करते हुए आपके उस मसले को सॉल्व भी कर सकता है। उसके बाद जी इंफॉर्मेशन है। तो इन्फॉर्मेशन से मुराद ये है कि बैंक आपको जो है वो कारोबार के मुतल्लिका जो है वो माली और तजारती मालूमात फ्राहम करता है ताकि आप लोग जो है वो अपने कारोबार को बेहतर तरीके से जो है वो अदा कर सकें। इसके बाद हमारे पास है जी एक्सेप्टेंस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो बैंक जो है वो आपके जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है उसको जो है वो कबूल करता है, और उस पर जो है वो बैंक आपको डिस्काउंट करके देता है। उसके बाद जो है वो हमारे पास इसमें है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज से मुराद ये है कि बैंक जो है वो हमारे लिए जो है मुख्तलिफ़ तरह कह लें कि खिदमात फराहम करता है, जिसके ज़रिए बैंक के थ्रू हम अपने जो है वो लेन देन करते हैं, और बैंक के थ्रू जो है वो हम अपने माली जो ज़िम्मेदारी होती हैं उनको अदा करते हैं। इसी तरह से हमारे पास है जी स्पेशल सर्विसेज। तो स्पेशल सर्विसेज के अंदर जो है वो बैंक मुख्तलिफ़ तरह की जो है वो अपने ग्राहकों के लिए खिदमात फराहम करता है जो कि हुकूमत के लिए भी होती हैं, जिसमें बैंक जो है वो ज़कात और उशर की वसूली करता है, हाजी दरख्वास्तों की वसूली करता है। इसी तरह से जो गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ फ़ंड कायम किए जाते हैं उनके फ़ंड में रकम वसूल करता है। इसी तरह से बैंक जो है वो तलीमी इदारों की फ़ीस वगैरह वसूल करता है, बिजली के बिल वगैरह जो है उनकी वसूली करता है। इसी तरह से बैंक जो है वो हमें एटीएम की सहूलत फ्राहम करता है। एटीएम की सहूलत जो है वो उसके तहत आप लोग बैंकारी के जो औकात होते हैं, बैंकिंग के जो टाइमिंग है उसके अलावा भी किसी वक्त भी 24/7 आवर्स जो है वो आप उसमें से जो है वो जाके कैश विड्रा कर सकते हैं। इसी तरह से बैंक जो है वो हमें क्रेडिट कार्ड जो है उसकी सहूलत फ्राहम करता है, जिसके तहत जो है वो हम अपने जो है वो ख़रीदो फ़रोख्त कर सकते हैं, और बैंक जो है वो हमारे बिहाफ पे पेमेंट करता है और फिर बाद में हम बैंक के साथ अपने मामलात जो है उनको अदा कर लेते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है सीडीएम, जिनको हम कैश डिपॉजिट मशीन्स कहते हैं। तो ये भी बैंक जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ पॉइंट्स पे आपको सहूलत फ्राहम कर रहा है, जिसमें यह है कि बैंकारी के औकात के बाद भी अगर आप बैंक में रकम जमा करवाना चाहें तो आप बासानी जो है वो अपने खाते में रकम जमा करवा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे बैंक के तजारती बैंक के फ़राइज़, जिसमें आप लोगों ने बैंक के बुनियादी फ़राइज़ और आम फ़राइज़ को डिस्कस किया। तो बुनियादी फ़राइज़ में जो है वो दो थे, रिसीविंग अमाउंट एज डिपॉजिट और एडवांसिंग लोन्स, और उसके बाद जो हमारे सेकेंडरी फंक्शंस थे उसमें एजेंसी सर्विसेज और यूटिलिटी सर्विसेज को डिस्कस किया हम लोगों ने। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आपको जो है वो इसमें बात समझ आ गई होगी। इस हवाले से आप अपने बुक से कंसल्ट कीजिएगा, मज़ीद आपको वहाँ पर जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमाए और आपको आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।